विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है गरत या पिट्स। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कोशिका भित्ति का स्थूलन पढ़ा था। कोशिका भित्ति में किन किन पदार्थों का स्थूलन पाया जाता है, जिससे द्वितीयक भित्ति का निर्माण हुआ था, जिसमें हमने लिग्निन का स्थूलन पढ़ा, सुबेरिन का पढ़ा, क्यूटीन का स्थूलन पढ़ा था। इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का स्थूलन पढ़ा था, सेलुलोज का स्थूलन पढ़ा था। तो हमने कोशिका भित्ति की जब संरचना देखी थी तो हमने ये कहा था कि कोशिका भित्ति है, उसमें 4 परतें पाई जा रही है। तो सबसे पहले 2 कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है हमारी जो मध्य पटलिका है। जैसे ये है मध्य पटलिका, इसको कहते हैं मध्य पटलिका। और इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ बनती है प्राथमिक भित्ति। तो ये प्राथमिक भित्ति बन गई, ये प्राथमिक भित्ति बन गई। तो हमने ये कहा था कि इस प्राथमिक भित्ति जो सेलुलोज है, मेसोलोज और पेक्टिन की बनी होती है, इसमें जब सेलुलोज का जमाव होता है तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर सेलुलोज का अभाव पाया जाता है या सेलुलोज का जमाव नहीं होता है। तब हमने कहा था कि उस सेलुलोज का जमाव नहीं हो पाता है तो वहाँ पर प्राथमिक गर्त बनते हैं, प्राथमिक गर्त। और उन प्राथमिक गर्तों में से जो आमने सामने कोशिकाओं में बनते हैं, और उनमें से कुछ सूक्ष्म जीवद्रव्य तंतु बाहर आते जाते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसको हमने प्लाज्मोडेस्मेटा कहा था। तो प्राथमिक भित्ति में जब सेलुलोज का अभाव था, सेलुलोज के अभाव के कारण जो गर्त बनी उसको हमने प्राथमिक गर्त कहा था, और प्राथमिक गर्त से प्लाज्मोडेस्मेटा बने थे। तो ये तो बने थे प्राथमिक भित्ति में। लेकिन जब इस प्राथमिक भित्ति के ऊपर द्वितीयक भित्ति बनती है, द्वितीयक भित्ति बनती है, तो उस द्वितीयक भित्ति के निर्माण के दौरान से दोनों साइड के अंदर ये द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो रहा है। इस द्वितीयक भित्ति का निर्माण लिग्निन है, सुबेरिन है, मोम है, गोंद है, टेनिन है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण उनके जमाव से होता है। तो ये बन रही है द्वितीयक भित्ति। तो जब द्वितीयक भित्ति बन रही है तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है वो लिग्निन होता है, लिग्निन। तो इस लिग्निन के कारण कोशिका जो भित्ति है वो मृत या निर्जीव या निष्क्रिय हो जाती है। जब प्राथमिक भित्ति पर द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो रहा होता है तब कुछ इस पर लिग्निन का जमाव होता है, तो लेकिन कुछ स्थान ऐसे शेष रह जाते हैं जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं हो पाता है। तो देखो ये पूरा लिग्निन का जमाव हो गया है ये, लेकिन ये ऐसे कुछ स्थान बच गए, जैसे एक तो ये है, एक ये स्थान। तो इन स्थानों पर लिग्निन का अभाव है। किसमें? द्वितीयक भित्ति में। द्वितीयक भित्ति में जब लिग्निन का अभाव होता है तो कुछ गर्त बन जाती है, कुछ खड्डे बन जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं गर्त या पिट्स बोलते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि गर्त होती क्या है। तो कोशिका भित्ति की हम इस तरह से पढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति की द्वितीयक भित्ति के निर्माण के दौरान लिग्निन का पूर्ण रूप से जमाव होता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है। नहीं होगा, लिग्निन का जमाव नहीं हो रहा है, अर्थात ऐसे स्थानों पर
ऐसे स्थानों पर द्वितीयक भित्ति नहीं बन पाती है। तो वहाँ पर भित्ति नहीं बनेगी तो वहाँ पर एक खड्डेनुमा या संरचना गर्त बन जाएगी। तो ऐसे स्थानों को गर्त कहते हैं, पिट्स कहते हैं। एक सिंपल सी बात यह है कि पिट्स जो है वो द्वितीयक भित्ति में पाए जाते हैं या द्वितीयक भित्ति में बनते हैं। और कारण क्या है इनका कारण है लिग्निन के अभाव के कारण। लिग्निन का जवाब होता है तो अन्य जो पदार्थ वो भी यहाँ पर नहीं जम पाते हैं तो गर्त बन जाती है। ये जो इसकी एक विशेषता होती है इन गर्तों की कि ये जो गर्त है वो हमेशा युग्म, इसको अपन कहें पेड़ या इनको जोड़ा कहें, एक जोड़े के या युग्म में बनते हैं और प्रत्येक गर्त के निर्माण में दोनों ओर की सेल का बराबर योगदान होता है। मतलब जैसे इस तरह से ये गर्त बन रही थी तो ये इधर वाली सेल का भी बराबर योगदान है तो इधर वाली सेल का भी बराबर योगदान होता है। तो ये निश्चित है कि गर्त हमेशा दोनों तरफ बनेगी और युग्म में बनेगी और जो प्रत्येक गर्त बनती है उसके निर्माण में दोनों कोशिकाओं का बराबर योगदान होता है। पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ पिट, यानी गर्त की संरचना कैसी होती है। आखिर अपन संरचना देखें तो इसे अगर आप गर्त को अपन ध्यानपूर्वक देखें तो देखिए इसके अंदर ये मिड लेमेला है, बीचों बीच ये मध्य पटलिका है तो ये उपस्थित होती है। मध्य पटलिका के दोनों तरफ प्राथमिक भित्ति है तो ये तो पूरी तरीके से पाई जाती है। गर्त कैसे बनी, यहाँ पर द्वितीयक भित्ति नहीं है तो ये जो गर्तें बनी ये द्वितीयक भित्ति में लिग्निन के अभाव के कारण बनी। तो गर्त की अगर संरचना देखें तो एक तो इसमें जो ये बीचों बीच झिल्ली है, या हमें इसको और समझें तो ये एक मान लीजिए गर्त है, ये मध्य पटलिका हो गई और मध्य पटलिका के बाहर हो गई प्राथमिक भित्ति और ये हो गई द्वितीयक भित्ति, ये द्वितीयक भित्ति हो गई। तो कुछ स्थानों पर द्वितीयक भित्ति का निर्माण नहीं हुआ तो ये हमारी गर्त है। तो गर्त में देखिए एक तो एक गुहा हो गई जिसको अपन गर्त की गुहा कहेंगे और ये गर्त का छिद्र कहलाएगा, इसको हम कहेंगे गर्त का छिद्र, इसे हम गर्त का छिद्र कहेंगे। और ये जो अंदर वाले खाली जगह इसको बोलेंगे गर्त गुहा, गर्त की गुहा। और ये जो इसके बीचों बीच है इसको कहेंगे अपन गर्त झिल्ली, गर्त झिल्ली। तो इसके तीन पार्ट हो गए गर्त की संरचना में, एक तो गर्त झिल्ली हो गया, दूसरा गर्त गुहा हो गई और तीसरा गर्त का छिद्र हो गया। तो ये छिद्र जो बाहर की तरफ ये कोशिका के अंदर की तरफ इस कोशिका में खुल रहा है और इधर की कोशिका में ये इधर खुल रहा है और बीचों बीच ये झिल्ली टाइप है जिसको अपन गर्त झिल्ली बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कहें कि गर्त की संरचना के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, गर्त के तीन भाग होते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं गर्त झिल्ली। गर्त झिल्ली को हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन, पिट मेम्ब्रेन। तो ये गर्त झिल्ली जैसे संरचना इसमें गर्त झिल्ली में कौन कौन है तो इधर प्राथमिक भित्ति, बीच में मध्य पटलिका और इधर भी प्राथमिक भित्ति। तो हम ये कहें कि गर्त झिल्ली का निर्माण यानी गर्त झिल्ली बराबर प्राथमिक भित्ति इधर वाले कोशिका की प्लस बीचों बीच मध्य पटलिका और दूसरी कोशिका की प्राथमिक भित्ति। तो ये एक हमारी गर्त झिल्ली की संरचना है। प्राइमरी, फिर मिडिल लेमिला और फिर प्राइमरी वाल।
तो इस तरह से हमारी ये गरत झिल्ली का निर्माण किया जाता है, जिसमें बीचों बीच मध्य पटलिका और दोनों तरफ प्राथमिक भित्ति एक गरज झिल्ली के अंदर होती है। ये जो गरज झिल्ली होती है ये पूरी तरह से पारगम्य होती है, और प्राथमिक हमने कहा वीडियो में कहा था कि प्राथमिक भित्ति भी पारगम्य होती है पूरी तरीके से, तो पूरी की पूरी गरज झिल्ली है वो पारगम्य होती है। दूसरा इसका अपन पाठ पढ़ते हैं, जिसको अपन कहा था कि गरत गुहा या इसको गरत का कोष्ठ भी कहते हैं। ये इसको अपन कहेंगे पिट चेम्बर। तो पिट चेम्बर जैसे सरसा में से ये पिट चेम्बर हो गया इसका जो गुहा है, और उस तरह की इसके अंदर। अब ये गुहा भी अपन दो टाइप के पढ़ेंगे, इस गुहा के आधार पर हम गरत को दो भागों में बांटेंगे। तो पिट चेम्बर क्या है कि ये कैसे बना, ये द्वितीयक भित्ति की अनुपस्थिति के कारण बना, अनुपस्थिति के कारण इसका निर्माण हुआ है, के कारण इसका निर्माण हो गया। और तीसरी इसकी इम्पोर्टेंट संरचना जो पे नज़र आ रही है वो आ रहा है हमारा गरत छिद्र, जिसको अपन पिट अपर्चर बोलेंगे। ये जो पिट अपर्चर है यानी गरत छिद्र, ये जो छिद्र आपको नज़र आया है, ये जो इसमें जो गरत गुहा है वो ओपन होती है, तो छिद्रों से जो गरत गुहा है, इस गरत गुहा इसके द्वारा खुलती है। दोनों कोशिकाओं में ये गरत गुहा है वो इसके द्वारा सेल में जो गरत गुहाएं हैं वो छिद्रों के माध्यम से खुलती है। तो इस गरत की संरचना के तीन पार्ट हो गए हैं। ये बीचों बीच गरत झिल्ली किसकी बनी होती है, प्राथमिक भित्ति प्लस मध्य पटलिका और प्राथमिक भित्ति। इधर वाली कोशिका की प्राथमिक भित्ति, बीचों बीच मध्य पटलिका और इधर वाली कोशिका की प्राथमिक भित्ति। और ये गरत गुहा है जो कि कैसे बनी है, ये लिग्निन के अभाव के कारण या जहाँ पर द्वितीयक भित्ति का निर्माण नहीं हुआ तब ये गरत गुहा का निर्माण हुआ है, और ये इसका छिद्र कहलाता है। ये छिद्र के द्वारा है वो गरत गुहा है वो अपनी कोशिका में खुलती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो ये गरत के प्रकार हैं। आखिर गरत के कौन कौन से प्रकार हैं, तो गरत के प्रकार देखते हैं। गरत के प्रकार या जिसको अपन कहें टाइप्स ऑफ पिट, तो ये जो गरत की अपन प्रकार पढ़ेंगे वो हम गरत गुहा के आधार पर पढ़ेंगे। गरत गुहा के आधार पर गरतें दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन सरल गरत, जिसको सिंपल पिट भी बोलते हैं। सिंपल पिट, ये जो सरल गरत कैसी है, देखिए सरल गरत ये है, ये आ गई इसके मध्य पटलिका, ये आ गई गरज झिल्ली, और ये आ गई द्वितीयक भित्ति, और दोनों तरफ की द्वितीयक भित्ति और ये द्वितीयक भित्ति का भाव। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल समान व्यास की आमने सामने गरतें बन रही है। इसका अगर हमने इस छिद्र को देखें तो ये पूरी ये गरत है वो पूरी लंबाई में समान व्यास की होती है, कहीं पर भी छोटी बड़ी नहीं होती है। तो ये दोनों तरफ समान व्यास की जब गुहा होती है तो हम इस तरह की गरत को बोलते हैं सरल गरत। तो सरल गरत में क्या होता है कि गरत गुहा का व्यास पूरी लंबाई तक एक समान होता है। जैसे आपको नज़र आ रही है पूरी की पूरी गरत है वो समान व्यास की है, चाहे यहाँ अपने इधर से ले ले, चाहे बीच में से ले ले, या गरज झिल्ली के पास में से ले ले। तो पूरी जो गरत है वो गुहा है वो समान व्यास की होती है। इस तरह से कहें कि पूरी की पूरी गरत है वो समान व्यास की होती है, कहीं पर भी इसमें फ़र्क नहीं होता है। तो ये जो आमने सामने की इस तरह की गरतें हैं वो सरल गरत कहलाती है। ऐसी गरतें कहाँ पाई जाती है, तो ऐसी गरतें हैं वो मृदुतक कोशिकाओं के अंदर, इसके अलावा चालनी नलिकाओं में और चालनी नलिकाओं की जो साथियन होती है जिसको अपन सह कोशिकाएँ कहते हैं, तो सह कोशिकाओं में सरल गरत पाए जाते हैं। कार्य क्या है, तो इनका देखो प्रमुख कार्य अपन देखें तो देखो ये आमने सामने स्थित है, युग्म में स्थित है, एक और एक तो एक जोड़ा हो गई।
तो ये क्या करती है, इस कोशिका का कोशिका द्रव्य इस कोशिका में और इस कोशिका का कोशिका द्रव्य इस कोशिका में। अर्थात होता क्या है कि गर्त झिल्ली के माध्यम से H2O व घुलित जो पदार्थ होते हैं, घुलित पदार्थों का दोनों कोशिकाएं, दोनों सेल्स आपस में परिवहन करती है। गरज झिल्ली, हमने कहा कि गरज झिल्ली कैसी है, पारगम्य है पूरी तरीके से। तो इस गरज झिल्ली के माध्यम से जल का और जल में घुले हुए जितने पदार्थ हैं उनको दोनों कोशिकाएं आपस में आदान प्रदान कर लेती है या परिवहन कर लेती है। ऐसी गरतें मृदुतक या चालनीय नलिका या सह कोशिकाओं में पाई जाती है। चालनीय नलिकाएं और सह कोशिकाएं हमारे फ्लोएम ऊतक का भाग है। तो अपन फ्लोएम और मृदुतक ऊतक देखें तो इसके अंदर सरल गरत है। दूसरे अपन कहते हैं परिवेशित गरत। पढ़ते हैं परिवेशित गरत, जिसको अपन बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। इसको बॉर्डर्ड या परिवेशित गरत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इस गरत में ये मध्य पटलिका है और मध्य पटलिका के ये हो गई प्राथमिक भित्ति दोनों तरफ, तो ये हमारी गरज झिल्ली बन गई। अब क्या होता है कि इसमें जो द्वितीयक भित्ति बनती है, वो द्वितीयक भित्ति क्या होती है कि इस तरह से फूलकर, दोनों तरफ की जो द्वितीयक भित्ति होती है वो फूलकर इस तरह से कीपनुमा संरचना बना लेती है, इस तरह से। इसको अपन और भी थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखें तो दोनों तरफ की जो द्वितीयक भित्ति होती है इस तरह से कीपनुमा या फ्लास्क नुमा, इसके जो द्वितीयक भित्ति, ये जो द्वितीयक भित्ति ये नीचे फूलकर एक बॉर्डर बना लेती है इस छिद्र के चारों ओर, ये बॉर्डर बन गया। तो इस तरह से हमें इसकी गुहा को देखें तो इधर से ये गुहा तो कम चौड़ी है और फिर अंदर जाते हैं तो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो इस तरह की जो गरतें हैं वो समान व्यास की नहीं होती है। जब अपन अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो ये जो गरत है वो चौड़ी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और ये गरत है, ये गरत देखो आप, ये गरत देखिए तो अपन फ्लास्क के रूप में रहेंगे। ये इस तरह से जो फ्लास्क होता है उस फ्लास्क के रूप में ये गरत हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस गरत में, गरत गुहा का व्यास भित्ति के अंदर से बाहर की ओर जाने पर जो व्यास है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये जो व्यास है ये कम चौड़ा है और फिर अंदर जाएं तो इसका व्यास ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको अपन ये कहेंगे, एक ये व्यास है और फिर अंदर जाएं तो व्यास है वो चौड़ा होता जाता है। तो समान व्यास नहीं है, अंदर से बाहर की ओर जाएं तो व्यास है वो बढ़ता चला जाता है। ये जो गरत है ये गरत फ्लास्क नुमा, फ्लास्क नुमा होती है। इसको फनल टाइप अपन गए, फनल टाइप। इस प्रकार की गर्तों में द्वितीयक भित्ति बढ़कर या अपन कहें कि फूलकर गरत के चारों ओर एक कीप, इसको फनल कहें या गुंबद के समान, गुंबद के समान रचना बना लेती है, जिसे बॉर्डर कहते हैं। ये बॉर्डर बना, ये द्वितीयक भित्ति है, इस तरह से गरत के चारों ओर ये फूल कर ये बॉर्डर बना लिया इसने, तो इसको हम कहेंगे बॉर्डर। और ये गरत गुहा है और ये गरत का छिद्र है। तो छिद्र कम चौड़ा है और गरत के अंदर गुहा जाए तो ये अधिक चौड़ी होती जाती है।
अब होता क्या है इसके अंदर कि एक बहुत ही स्पेशल संरचना और होती है। ये जो गरज झिल्ली है, ये इसके बीचों बीच, बिल्कुल इसके बीचों बीच सुबेरिन का जमाव होता है। ये सुबेरिन का जमा हो गया, और यहाँ पर या हम ये कहें कि गरत झिल्ली के बीचों बीच सुबेरिन का जमाव होता है। सुबेरिन के जमाव के कारण गरत झिल्ली है वो फुली हुई दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं टोरस। ये टोरस कैसे बना? सुबेरिन के जमाव के कारण, सुबेरिन के जमाव के कारण बना। ये जो गरज झिल्ली है ये बहुत लचीली होती है, और इस पर ये सुबेरिन का जमा हो गया। अब होता क्या है कि जब इस टोरस के दोनों तरफ द्रव्य का दाब बराबर रहता है, तब ये बीचों बीच रहता है, और इससे पानी है वो आराम से गरज से झिल्ली से कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब दाब में परिवर्तन होता है, एक तरफ दाब ज़्यादा हो जाता है, तो ये टोरस है वो एक तरफ खिसक कर इस छिद्र को बंद कर देता है, और ये छिद्र बंद हो जाएगा। जैसे हम कहें कि इस तरह से ये छिद्र है वो बंद हो जाएगा। इस तरह से एक तरफ ये झिल्ली चली जाएगी, और ये टोरस है इस झिल्ली को बंद कर देगा इस तरह से। तो ये बंद हो गया ये छिद्र। तो टोरस एक साइड में खिसक कर जब दबाव में परिवर्तन होता है, तो टोरस इस गरत को बंद कर देता है। तो हम ये कहें कि गरत झिल्ली के बीच का भाग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि बीच का भाग सुबेरिन के जमाव के कारण फूल जाता है, जिसे टोरस कहते हैं। टोरस कहेंगे इसको। यह है टोरस। ये है टोरस। एक हमने कहा एक ये वाल की तरह काम करता है, वाल की तरह कार्य करता है। वाल की तरह कार्य करेगा तो ये क्या करेगा, जितने भी कोई द्रव्य आएंगे गरत में आने वाले द्रवों का नियंत्रण टोरस द्वारा ही होता है, टोरस द्वारा ही होता है। अब टोरस में क्या होता है कि जब टोरस के दोनों तरफ, टोरस जो है इसके दोनों तरफ दबाव जो है वो समान रहता है, तो ये ओपन रहते हैं, और ओपन रहेगा तो पदार्थों का आवागमन है वो सही तरीके से किया जाएगा। लेकिन जब टोरस के दोनों तरफ दबाव समान नहीं रहता है, तो टोरस गरत छिद्र को बंद कर देता है। एक तरफ खिसकेगा और एक तरफ खिसक कर, दबाव ज़्यादा रहेगा तो एक तरफ खिसक कर गरत छिद्र को बंद कर देता है। तो इस तरह के जो परिवेशित गरत है वो पाए जाते हैं जहाँ पर लिग्निन का जैसे सुबेरिन का जमाव है, ये थोड़ा बहुत जैसे दृढ़ोतक है। इसके अलावा जैसे जाइलम है, तो जाइलम उत्तकी वाहिनिकाओं व वाहिकाओं में परिवेशित गरत पाई जाती है। तो ये याद रखिए, दृढ़ोतक कोशिकाएं हैं और जाइलम उत्तक के वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में परिवेशित गरत पाई जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि परिवेशित गरत में गुहा का व्यास एक समान नहीं होता है। जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो गुहा का व्यास है वो बढ़ता जाता है, और गरत जो झिल्ली होती है उस पर सुबेरिन के जमाव से एक संरचना बन जाती है,
फूली हुई संरचना जिसको टोरस कहते हैं, और उस टोरस के कारण ही द्रव्यों का आना जाना नियंत्रित होता है। कुछ स्पेशल प्रकार की अपन गर्त और देख लेते हैं, जैसे अन्य गर्तें। इसमें अपन पढ़ते हैं कि हाफ बॉर्डर पिट, हाफ बॉर्डर्ड पिट, हाफ बॉर्डर, आधी बॉर्डर। इसमें क्या है कि जब गर्त युग्म में, पूरा हम कह रहे हैं कि गर्त युग्म में पाई जाती है, गर्त युग्म में एक तरफ तो परिवेशित गर्त हो, एक तरफ तो परिवेशित गर्त हो, वह दूसरी तरफ सरल गर्त हो। एक तरफ तो परिवेशित गर्त हो और दूसरी तरफ सरल गर्त हो, तब हम ये कह देंगे एक तरफ तो सरल गर्त हो और दूसरी तरफ परिवेशित गर्त पाई जाए। तो इस तरह से हम इस सरल गर्त और ये परिवेशित गर्त, हम तो इसको कह देंगे हाफ बॉर्डर्ड पिट। दूसरा अपन पढ़ते हैं, देखो दूसरा है ब्लाइंड पिट। ब्लाइंड पिट, ब्लाइंड का मतलब हो गया कि एक तरफ गर्त हो लेकिन दूसरी तरफ गर्त हो ही नहीं, तो हम ये कहेंगे एक, जब गर्त युग्म में, गर्त युग्म में एक तरफ गर्त हो लेकिन दूसरी तरफ गर्त एब्सेंट रहती, एब्सेंट हो, नहीं पाई जाए, तो हम ये कहेंगे जैसे एक तरफ तो गर्त है ही नहीं पूरी तरह से, इसमें द्वितीयक वित्ती बन गई है, और दूसरी तरफ है वो गर्त पाई जा रही है। तो ये जो है, एक तरफ तो गर्त है ही नहीं और दूसरी तरफ गर्त पाई जा रही है, तो इसको अपन कहेंगे ब्लाइंड पिट। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक अन्य प्रकार की गर्त जिसको अपन कहते हैं बंद गर्त, या इसको कहेंगे एस्पार्टेड, एस्पार्टेड पिट। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्त होती है, जब गर्त सुबेरिन के जमाव के कारण बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसे बंद गर्त कहते हैं। मान लीजिए ये गर्त थी, ये गर्त है, और इन गर्त में भी आकर सुबेरिन जम गया, इन गर्त में आकर सुबेरिन जम गया, तो ये गर्तें क्या हो गई, बंद हो गई। तो जब गर्त है और उसमें सुबेरिन भर गया, आकर जम गया, तो गर्तें बंद हो जाती है, क्योंकि सुबेरिन पानी और अन्य जो द्रव्य होते हैं उनको परिवहन नहीं होने देता है। और लास्ट अपन पढ़ते हैं कि संयुक्त गर्त, संयुक्त गर्त जिसको अपन बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड पिट। तो कंपाउंड में क्या हो गया कि जो गर्त युग्म है, गर्त युग्म में एक और एक बड़ा गर्त होता है, गर्त हो, तथा दूसरी ओर बहुत सारे छोटे छोटे गर्त हो। मतलब एक तरफ तो बहुत बड़ा गर्त हो, एक तरफ तो एक बड़ा गर्त पाया जा रहा हो, एक तरफ बहुत बड़ा गर्त हो और दूसरी तरफ अपन देखें तो बहुत छोटे छोटे गर्त पाए जा रहे हैं इस तरह से। तो एक तरफ बहुत बड़ा गर्त हो, दूसरी तरफ बहुत छोटे छोटे गर्त हो, तो उसको अपन संयुक्त गर्त कहते हैं। तो ये कुछ स्पेशल गर्तें थी। और इसी पार्ट का अपन लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं अपने कोशिका भित्ति के कार्य। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, हमारी कोशिका भित्ति क्या क्या काम करती है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कोशिका भित्ति है वो सेल को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है,
तीसरा इसका कार्य हो गया कि जो कोशिका को आघातों यानी चोटों से, आघातों व किसी भी तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं संक्रमण से बचाव का काम करती है, यानी एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है। नेक्स्ट कार्य हम लेते हैं कि ये कोशिका भित्ति सेल्स के बीच में आपसी संपर्क बनाए रखने का कार्य करती है। कैसे? थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से। और लास्ट कार्य हम पढ़ लेते हैं कि किसी भी तरह के कोई अवांछनीय कोई बड़े अणु हो, वृद्ध अणुओं के प्रवेश को रोकने का कार्य करती है, रोकने का कार्य करती है। तो ये हमारी कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य हुए और इसी के साथ हमारा कोशिका भित्ति का पूरा चैप्टर हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।